गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं प्रेम विद्या मंदिर से दीपक सर, कक्षा 11 मनोविज्ञान। देखते हैं उसमें हमने कहाँ तक अभ्यास किया था। हाँ, तो अब दूसरा भाग आता है इसका कि दीर्घकालीन, समकालीन और व्यक्ति इतिहास पद्धति। इसमें यहाँ बताई गई पद्धतियों में से दीर्घकालीन और समकालीन पद्धति विशेष रूप से विद्यार्थियों के विकास के क्रमिक अध्ययन के लिए उपयोग में ली जाने वाली पद्धति है, जिसमें से हम पहली देखेंगे दीर्घकालीन पद्धति। तो दीर्घकालीन पद्धति जो है, तो दीर्घकालीन अध्ययन लंबे समय तक चलने वाला अध्ययन है। विकासात्मक मनोविज्ञान में बालकों की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनमें होने वाले विकास के परिवर्तनों का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए अधिकांशतः इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो भी बालक है उसकी उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ में उसका ये पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसके उपरांत कभी किसी दवा की या आहार के लंबे समय तक प्रभाव या अध्ययन करना हो तथा मेडिकल साइंस में रोग प्रतिकारक टीके बनाना हो और उसके लंबे समय के प्रभाव जांचना हो तो इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की जो अध्ययन लंबे समय काल के लिए करने पड़ते हैं वहाँ दीर्घकालीन पद्धति का उपयोग करना उचित माना जाता है। दीर्घकालीन अध्ययन पद्धति किसी एक ही समूह पर लगातार 5 वर्ष से 25 वर्ष तक के समय के लिए किया जाता है। अध्ययन काल के दौरान प्रत्येक 3 या 6 महीने पर उस समूह की जांच करके उसकी तुलना पहले के लिए गए अध्ययन के साथ करके इस अवधि में हुए परिवर्तनों के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। अब इसमें क्या लाभ होता है, तो इस प्रकार के अध्ययन के अंतर्गत समाविष्ट तमाम विधेयों के छोटे से छोटे मुद्दों का वैयक्तिक अध्ययन संभव होता है। इस प्रकार के अध्ययन के द्वारा जाति, उम्र, भौगोलिक विस्तार के अनुसार दीर्घकालीन अध्ययन करके तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। अब इस पद्धति की मर्यादा भी है कि अत्यंत लंबे समय तक चलने वाले ऐसे निरीक्षण अध्ययन में लोगों का सहयोग कम मिलता है और अध्ययन उबाऊ हो जाता है। यानी कि इतना लंबा समय हो तो किसी को अच्छा भी नहीं लगता। दीर्घकालीन अध्ययन में अत्यंत समय, शक्ति, धन और धैर्य की आवश्यकता होती है। छोटे समूह पर अध्ययन करने से विश्वसनीयता पर संदेह होने लगता है और लंबे समय तक निष्कर्ष पर नहीं आ पाते हैं। यानी कि उसमें जो निर्णय हमको लेना है तो वो निर्णय बहुत ही लंबे समय के बाद निर्णय होता है। समकालीन पद्धति, क्रॉस सेक्शनल मेथड। समकालीन निरीक्षण पद्धति अनुप्रस्थ छेदीय अध्ययन पद्धति के रूप में भी जानी जाती है। दीर्घकालीन निरीक्षण पद्धति का उपयोग विकासात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है, लेकिन जब समय का बंधन हो, यानी कि अध्ययन शीघ्रता से पूर्ण करना हो, तब समकालीन निरीक्षण पद्धति का उपयोग सुगम रहता है। विशेष रूप से विकास का क्रमशः शीघ्रता से एक ही समय में अध्ययन करना हो, तब निरीक्षण के अंतर्गत समाविष्ट किए गए तमाम उम्र के व्यक्तियों का निरीक्षण एक साथ किए जाने से इस पद्धति को समकालीन अध्ययन पद्धति कहा जाता है। दीर्घकालीन निरीक्षण पद्धति में अध्ययन में समाविष्ट किए गए तमाम उम्र के स्तर में से बालक गुजरे तब तक इंतजार करना पड़ता है और जब तक अध्ययन का समय पूर्ण न हो तब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। जबकि समकालीन अध्ययन पद्धति के द्वारा एक ही समय में विकास के विविध क्रमों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अब इस पद्धति के लाभ हैं, एक ही लाभ है और एक मर्यादा है। तो दीर्घकालीन पद्धति की अपेक्षा इस पद्धति में समय, शक्ति और धन की बहुत बचत होती है। उसकी मर्यादा है कि इस पद्धति में एक ही बालक या व्यक्ति में अलग अलग उम्र पर होने वाले विविध परिवर्तनों का अध्ययन नहीं हो सकता है। यानी कि एक ही बालक में उसकी अलग अलग उम्र में जो परिवर्तन होता है
उसका अध्ययन नहीं हो सकता है। अब है व्यक्ति इतिहास पद्धति, केस हिस्ट्री मेथड। नाम जैसे ही गुण वाली इस पद्धति में अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति या पात्र का इतिहास जानकर उसका निरीक्षण किया जाता है। अभी तक परिचय प्राप्त की गई विविध पद्धतियाँ झूठ अथवा समूह पर अध्ययन करने वाली पद्धतियाँ थीं, किंतु व्यक्ति इतिहास पद्धति ऐसी पद्धति है कि जिसमें एक समय पर एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति में अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार इसमें कभी परिवार अथवा समूह का भी एक इकाई के रूप में निरीक्षण किया जा सकता है। इस अध्ययन पद्धति में व्यक्ति के भूतकाल तथा वर्तमान परिस्थिति से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है, जिसमें उसकी पारिवारिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय और तत्काल घटित घटनाओं के संदर्भ में व्यक्ति से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाती है। व्यक्ति इतिहास पद्धति में अनुसंधान करने वाले द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तप्रयोजन नहीं किया जाता है, जिसके लाभ है कि सिर्फ व्यक्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त करके ही उसके संबंध में गहराई से अध्ययन किया जा सकता है तथा उसके भूतकाल और वर्तमान पर से उसके भविष्य के व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी करने का प्रयास किया जाता है। अब उसकी मर्यादा है कि व्यक्ति इतिहास पद्धति की सबसे बड़ी से बड़ी मर्यादा यह है कि इसमें प्राप्त होने वाली जानकारी सिर्फ वर्णनात्मक स्वरूप में ही होती है और इसलिए उसका विश्लेषण करने में कठिनाई होती है। तीसरी है प्रयोग पद्धति, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रयोग पद्धति तो मनोविज्ञान का हार्द है। प्रयोग पद्धति ने मनोविज्ञान को विज्ञान का स्थान दिलाकर अन्य विज्ञानों की पंक्ति में स्थान दिलाया है। जैसे कि हम विज्ञान में प्रयोग करते हैं, उसी तरह हम मनोविज्ञान में भी हमको प्रयोग करना होता है। तो ऐसी यानी कि ये जो प्रयोग है वो मनोविज्ञान का भी हार्द है। पहले देखा होगा कि मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धति तो प्रारंभ से ही उपयोग में ली जाने वाली पद्धति है, परंतु इसमें विल्हेम वुंट ने प्रायोगिक अभिगम अपनाकर 1879 में उसे आधुनिक दृष्टिबिंदु के साथ विज्ञान में स्थान प्राप्त करने के लिए बनाया है। अब उसकी परिभाषा जो है वो देखते हैं कि प्रयोग अर्थात, प्रयोग किसे कहते हैं, तो प्रयोग अर्थात नियंत्रित परिस्थिति में किया जाने वाला निरीक्षण। प्रयोग यानी कि हेतुपूर्वक निश्चित की गई शर्तों के आधार पर निश्चित परिस्थिति उत्पन्न करके उसमें आवश्यक नियंत्रण रखकर किया गया निरीक्षण। ये किसने कहा था, तो टिचनर ने कहा था। प्रायोगिक परिस्थिति में एक चर या फिर चर में उद्देश्यपूर्वक बदलाव करके उस बदलाव का अन्य पर क्या प्रभाव पड़ता है यह जानने के लिए दो चलों के पारस्परिक संबंध का किए जाने वाला निरीक्षण। ये किसने किया था, तो B.F. एंडरसन। अब उसके लक्षण हैं कि प्रयोग के लक्षण, तो उसमें पहला है कि नियंत्रण। प्रयोगशाला में किए जाने वाले किसी भी प्रयोग में अगर नियंत्रण न हो तो एक चल का दूसरे चल पर क्या प्रभाव होता है यह निश्चित रूप से नहीं जाना जा सकता है। इसलिए प्रयोगकर्ता प्रयोग के दौरान जिन चलों का अध्ययन करना हो उसके अलावा अन्य तमाम चलों पर नियंत्रण रखता है। उदाहरण स्वरूप कि नींद की गोली का व्यक्ति की कार्यक्षमता पर पड़ने वाला प्रभाव को जांचने के प्रयोग में नींद की गोली लेने के आदत वाले व्यक्ति पर प्रयोग करने से योग्य परिणाम प्राप्त नहीं होते। यानी कि नींद की गोली का परिणाम क्या होता है, तो जो नींद की गोली लेता है उसके ऊपर हम प्रयोग करें तो उसके ऊपर मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जो नींद की गोली नहीं लेता उसको नींद की गोली दो तो उसके ऊपर क्या परिणाम होता है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है परिवर्तन। परिवर्तन तो प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। यदि प्रयोग में परिवर्तन न किया जाए तो परिस्थिति ज्यों की त्यों रहती है, जिससे अध्ययन संभव ही नहीं होगा। इसलिए परिवर्तन प्राकृतिक निरीक्षण की तुलना में प्रयोग पद्धति को अधिक वैज्ञानिक बनाने वाला लक्षण माना जा सकता है। इसके उपरांत प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चलों में एक से अधिक बार परिवर्तन भी ला सकता है। उदाहरण स्वरूप कोलाहल यानी कि उष्णतामान का पढ़ाई पर होने वाले प्रभाव को जांचने के प्रयोग में कोलाहल बिना कि
यानी कि जहाँ पे आवाज़ ज़्यादा होती है वहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं, और जहाँ पे आवाज़ कम होती है या फिर नहीं होती वहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो ये जो परिस्थिति जो है इसमें अलग अलग इस प्रकार के विविध परिवर्तन लाकर विविध परिस्थितियों में व्यक्ति की शिक्षा की कार्यक्षमता में होने वाली बदलाव का अध्ययन हो सकता है। यानी कि जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ होती है वहाँ पे पढ़ने के प्रयोग करो, जहाँ पे आवाज़ कम होती है वहाँ पे पढ़ाई करो, और जहाँ पे आवाज़ यानी कि शांत वातावरण हो वहाँ पे पढ़ाई करो। तो तीनों में हमको कहाँ पे अच्छा याद रहता है, यानी कि कौन सी परिस्थिति में हमको शिक्षा की कार्य क्षमता यानी कि याद रखने में हमको आसानी रहती है, तो ये प्रयोग के माध्यम से कर सकते हैं। फिर है पुनरावर्तन। प्रयोग को प्राकृतिक निरीक्षण से भी अधिक विश्वसनीय स्तर यदि प्राप्त हुआ हो तो उसके पुनरावर्तन के लक्षण के कारण से ही प्राप्त हुआ है। किसी भी प्रकार के नैसर्गिक प्रयोग का पुनरावर्तन संभव न होने से उसके परिणामों की जांच के लिए स्थान नहीं होता है। इसलिए प्राकृतिक निरीक्षण की अपेक्षा प्रयोगशाला का प्रयोग अधिक विश्वसनीय माना जाता है। समय और परिस्थिति में बदलाव आने से प्राप्त होने वाले परिवर्तन का अध्ययन पुनरावर्तन के कारण ही संभव हो सकता है। जैसे कि उदाहरण दिया है कि पहले के प्रयोगों के परिणामों में पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों में सूचनावस्था अधिक होती है, ऐसा दर्शाया जाता था। अब जब स्त्री अबला से सबला बनी है, शिक्षा प्राप्त करके शिक्षित बनी, तब उपर्युक्त दर्शाए गए परिणाम में बदलाव आया है या नहीं, यह पुनरावर्तन के कारण ही जांचा जा सकता है। तो पहले के ज़माने में स्त्रियों को घर से बाहर निकलने के लिए नहीं भेजा था, लेकिन अब शिक्षा के माध्यम से स्त्री जो है वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ती है, पुरुष की तुलना में वो एक समान हो गई है। तो ये जो है वो पुनरावर्तन है, परिणाम ही मिलते हैं उसके। अब है वस्तुलक्षिता। प्रयोग के दौरान प्रयोगकर्ता निरीक्षक की कोई भी व्यक्तिगत मान्यता, मनोवृत्ति और पूर्वग्रह बिना का निरीक्षण अर्थात वस्तुलक्षिता कहते हैं। किसी भी प्रयोग के परिणामों को विश्वसनीय बनाने के लिए प्रयोगकर्ता या फिर निरीक्षक में वस्तुलक्षिता होना अनिवार्य है। जब प्रयोग में प्रयोगकर्ता या फिर निरीक्षक की व्यक्तिगत मान्यता, मनोवृत्ति और पूर्वग्रह वाला निरीक्षण करे, अर्थात व्यक्तिलक्षिता वाले परिणामों में किसी न किसी रूप में निरीक्षक के निजी मुद्दे परिणामों को दूषित करते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप नींद की गोली का प्रयोग पात्र पर होने वाले प्रभाव को जांचने के प्रयोग में प्रयोग पात्र संयोग से उबासी ले, तब निरीक्षक उसे नींद का प्रभाव मान ले तो उसे वस्तुलक्षिका नहीं कहा जा सकता। यानी कि गोली ले, उसके बाद उसको खाली ऐसी उबासी आती है तो वो ऐसे मान ले कि उसको नींद आ रही है, ऐसा हम नहीं कह सकते। अब उसके बाद जो है कि चल परिवर्ते जो है वेरिएबल, वो चल वाला टॉपिक नेक्स्ट टाइम यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू।